सर इतना यहाँ तक का सफर एक छोटे से शहर सतना से कैसे तय हुआ सर? कैसी रही लाइफ चैलेंजेस कैसे थे? ट्रेडिंग में दो ही चीज है, आ रहा है या जा रहा है पैसा। तो मेरा आ नहीं रहा था तो जा ही रहा था, धीरे धीरे जा रहा है, दलदल में घुसते जा रहे हैं। तो 2018 तक मैं खूब गिरा नीचे, दलदल में जाता गया नीचे, उभरा नहीं। घर पे बताया नहीं था मैंने कि मैंने ऐसा किया है। तो कुल मिला के मैं पाताल में पहुंच चुका था, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो आदमी कर्जा नहीं है जिसके ऊपर, वो भी मेरे से बेटर। और होता क्या कि जब आप बहुत एक्सपीरियंस के बाद नौकरी ढूंढने जाते हो, छोड़ने के बाद, गैप के बाद, तो लोग बहुत सवाल पूछते हैं, क्यों छोड़ा, क्या हो गया था, गैप क्यों लिया। तो नहीं मैं जवाब दे पाता था कन्विंसिंग तरीके से। इतनी बुरी हालत थी कि मेरे घर की बिजली काट देते थे बिजली वाले, मेरे पास पैसे नहीं थे 2000 रुपये देने के। लगते ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जो फ्री माइंड से होती है। मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये नहीं सोच के लूंगा कि यार कर्जा है, इस महीने की किस्त है 40,000, तो आज ऐसा करता हूँ कुछ करूँ जिससे 40,000 आ जाए। तो हमें प्रॉफिट मिलता था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 2000 नहीं 10,000 चाहिए मुझे। हेलो सतना, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तो आज हमारे गेस्ट हैं लक्ष्य भैया, सुपर ट्रेडर लक्ष्य जी। सर को लाखों लोग यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में देखते हैं और पर्सनली मैं सर से मोटिवेट होता हूं क्योंकि मैं खुद सर का फॉलोवर हूं, मैं खुद सर का कंटेंट देखता हूं। सर कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया। तो सर इतना यहाँ तक का सफर एक छोटे से शहर सतना से कैसे तय हुआ सर? कैसी रही लाइफ चैलेंजेस कैसे थे? चैलेंजेस तो बहुत थे, क्योंकि देखिए सतना जो है ऐसा शहर है जहाँ पे बघेली चलती है, ठीक है। और जब बघेली चलती है तो इंग्लिश ग्लोबल, अगर आपको मतलब एमपी के बाहर जाना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आज के समय में ये तो मस्ट है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आपको नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, मल्टीलिंगुअल देश है हमारा। तो मेरी शुरुआत तो यहीं पे हुई। मैं सतना से हूँ बेसिकली, बॉर्न एंड ब्रॉट अप रीवा सतना कह लो आप, क्योंकि रीवा में भी मैंने अपना काफ़ी समय बिताया। 8वीं तक मैंने रीवा के ज्योति स्कूल में पढ़ाई की और फिर उसके बाद मैंने सतना के क्राइस्ट ज्योति में पढ़ाई की। तो ये मेरा इनिशियल पार्ट था। और पापा एमपी में थे, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन कोशिश घर वालों की यही थी कि पढ़ लें लड़के और कुछ बन जाएँ। तो वो हमने कोशिश की, हम बने। इंजीनियरिंग मैंने की MITS ग्वालियर से। और उसके बाद बेसिकली जो इंजीनियरिंग मैंने की है, तो वहाँ पे मुझे बहुत कुछ समझने सीखने को मिला। तो जब मैं वहाँ पे गया, सबसे पहले ये समझ में आया कि यार हमें इंग्लिश के नाम पे कुछ नहीं आता, भले हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े। तो हमारे यहाँ की जो इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो लेवल था उस टाइम पे, आई थिंक 15 साल 20 साल पहले, इतना अच्छा नहीं था और इंग्लिश पे इतना एम्फोसिस नहीं देते थे, फोकस नहीं था। तो अभी राइट नाउ लोगों की इंग्लिश बेटर है, मैंने जो सुना है, देखा है, लोग अच्छा बोलते हैं। उस टाइम नहीं था। अब हम चले गए बाहर, तो ग्वालियर में तो चलो इंजीनियरिंग है, ग्वालियर भी एमपी में था, वहाँ पे किसी तरह कोप अप किए, बाहर के लोग थे, कंपटीशन अच्छा था, कैंपस सिलेक्शन हुआ। बाद में उसके बाद मेरा आर्मी में सिलेक्शन हुआ। तो एक SSB करके इंटरव्यू होता है जिसमें सिर्फ 70 सीटें होती हैं देश में। तो इट इज कॉल्ड टफेस्ट इंटरव्यू, टफर देन IAS। तो IAS का सिलेक्शन रेट से ज्यादा कठिन सिलेक्शन रेट इसमें। सर्विस IAS में 1000-1100 लोग होते हैं, मतलब UPSC में। इसमें होते हैं सिर्फ 70 लोग, ओनली 70 देश में, भरते लाखों लोग हैं। तो इसमें कई सारी एंट्रीज होती हैं, लेकिन मेरी वाली एंट्रीज में सिर्फ 70 सीटें थी। तो उसमें मैंने क्वालिफाई किया SSB इलाहाबाद से, और वहां से फिर मेरा मेरिट में आया, मेरा कॉल आया। लेकिन कहते हैं कि मेरा सपना था आर्मी में जाना, लेकिन फिर नहीं जा पाए, क्योंकि माता जी थोड़ी सी डरी हुई रहती थी कि यार उस टाइम पे, आज से 2007 की बात है, तो उस टाइम पे थोड़ी टेररिज्म और ये सब ज्यादा था, इंसर्जेंसी ज्यादा थी जम्मू कश्मीर और ये सब। तो थोड़ी सी डरी हुई थी, बड़े भैया आर्मी में है मेरे, ऑलरेडी अभी लेफ्टिनेंट कर्नल है। तो ये था कि दोनों बेटे क्या करेंगे। तो उस डिसीजन ने मुझे वापस खींच लाया आर्मी से, और मैं फिर घुस गया आपका प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन अब कहते हैं ना, मैंने क्या बोला शुरुआत में, इंग्लिश की बात की मैंने, तो मैंने उसके लिए भी ग्वालियर में, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ मैं, तो वहाँ पे मैंने 2 साल इंग्लिश कोचिंग की कि भाई ऐसी इंग्लिश हो पाए कि कैंपस इंटरव्यू निकाल पाए। तो उस 1-1.5 साल में, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग उस बैकग्राउंड से नहीं थे, लेकिन मैंने वो तैयारी की जिससे मैं उस लायक बन सकूं कि मैं एक इंडिया लेवल के इंटरव्यूज को क्वालिफाई कर सकूं। क्योंकि जब कैंपस इंटरव्यू आता है तो लोग एक ही आदमी पूरे देश में घूमता है, तो वो लोग नहीं देखते कि आप MP में हो, यूपी में हो, बैंगलोर में हो, कहाँ पे हो। उनकी नज़र में आप इंजीनियर हो, आपको इतना आना चाहिए। तो मुझे तो नहीं आता था, तो मैंने तैयारी की, क्योंकि मुझे पता था भाई हमारा कोई चांस नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल 0 है, इंट्रोवर्ट है, शर्माते हैं, इंग्लिश बोलना आता नहीं है, हिंदी बोलना नहीं आता 4 लोग के बीच में। और मुझे लगता है सर SSB ऑल ओवर इंग्लिश इंटरव्यू ही होता पूरा है। इंग्लिश है, हाँ। और दूसरी चीज सर क्या है कि आपको पैनल इतना बड़ा होता है, अलग अलग स्टेट से लड़के आते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस
ऑन ग्राउंड होता है सर। करेक्ट। क्योंकि जब मैं एनडीए के बाद मैं एसएसबी अपने एनडीए का देने गया था, तो मैं भी एसएसबी से रिजेक्ट हुआ था, मैं सेलेक्ट पहला हुआ था, reject हुआ था। स्क्रीनिंग होता है, वहां पे भेड़ चाल की तरह बैठे रहते थे हाँ, सारे लोग। मगर सर डे 4 तक आते आते फिर आपको भी लगने लगता है कि यार आप डिजर्व नहीं करते हो। और ये मेरे साथ हुआ था कि क्योंकि मुझे 3rd 4th डे लगने लगता है कि यार मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, और तब बहुत ज्यादा टेंशन होता है, मतलब आपको रात में नींद नहीं आती, आप पूरे दिन के करेक्ट। डे लाइफ को फॉलो करके खूब थके होते हो, और पहली बार पता चलता है कि अच्छा नींद सुकून से आती है। मतलब ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा था जब, Yes, तो yes, मुझे बहुत ज्यादा नर्वसनेस थी सर, बट मैं रिजेक्ट हो गया तो मैं बहुत सुकून में था कि चलो मैं रिजेक्ट हो गया। लेकिन उसमें ऐसा है ना कि यार मतलब आप समझ लो कि 99.9% लोग रिजेक्ट होते हैं, 0.1% चांस है सिलेक्शन का सिर्फ। मतलब जो इलाहाबाद था उसको रिजेक्शन सेंटर कहते थे कि अगर इलाहाबाद गए तो कोई चांस ही नहीं है सिलेक्ट होने का। तो मैं पहले ही कांप रहा था, लेकिन मेरे अंदर पता है, क्योंकि मेरी उससे पहले कैंपस में जॉब लग गई थी और उससे पहले मैंने 1.5 साल इंग्लिश की कोचिंग की थी। वहाँ पे बोलना सीखा, लोगों के सामने बोलना सीखा, पढ़ पढ़ के पहले बोला, लिख लिख के बोला, फिर उसके बाद बिना देखे बोला, देख देख के आधा आधा ऐसे ऐसे करके बोला। लेकिन करते करते एक चीज कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार कर सकते हैं, और अंदर कॉन्फिडेंस बहुत था। इंग्लिश कमजोर थी या बोलने का कॉन्फिडेंस अंदर से मतलब कि शब्दों यार की कला तो आनी चाहिए हाँ, एसएसबी के लिए, हाँ, आपको तो फेस करता है। और एक चीज और समझ में आ गई थी कि यार आप खुद जो हो, रियल, बी रियल। हाँ, एसएसबी का एक रूल्स किसी ने मुझे बोल दिया था कि जस्ट बी रियल, डोंट फेक, क्योंकि वो पकड़ लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं रियल जैसा हूं वैसा हूं। और मैं तो बताया कि मेरी खासियत है कि मैं तो बहुत सच बोलता हूं, और कड़वा सच बोलता हूं, और सीधा मुंह पे बोलता हूं। तो मेरी आदत थी, तो मैं जो बोलता था बिल्कुल मुंह पे आंखों में आंखें डाल के बोलता था। तो मुझे लगता है वो चीज मेरी क्लिक कर गई। तो कॉन्फ्रेंस के बाद फिर मेरा हो गया फाइनली। फिर 5 दिन मेडिकल था, 4 दिन मेडिकल था, और मेडिकल करके फिर आया। फिर उसके बाद एक मेरा टेम्पररी पहले रिजेक्शन आया था दांत का, फिर उसके बाद मैंने अपील की आरआर में दिल्ली में, फिर उसके बाद मेरा मेरिट में आया। तो जब मेरिट में आया तो सिर्फ 70-75 लोग का होता है टोटल देश में, उसमें मेरिट में आया तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे पता था कि यार लोग नहीं होते इस एग्जाम हाँ, में। सच है। बिना तैयारी के फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं हो गया, जिस आदमी को इंग्लिश नहीं आती थी जब वो सपना में था। तो दैट इज कॉल्ड कि राइट टाइम पे राइट चीजें की मैंने, तैयारी भी की और बिल्कुल फोकस्ड रहा। तो वहां से मेरी शुरुआत थी, तो मेरे अंदर हमेशा से कॉन्फिडेंस ज्यादा था। अब सतना का हूं मैं, ग्वालियर में पढ़ा, अब मैं जा रहा हूं प्राइवेट जॉब में। आर्मी में नहीं कंटिन्यू कर पाया बिकॉज ऑफ माई मॉम की, उनका नहीं था मन, वो नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, मैं छोड़ दूंगा, जबकि मेरा सपना था। तो आप अपने सपने को भी सेक्रीफाइस करते हो, और वो यही कहती थी जब हमें जरूरत होगी तो हमारे लड़के खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज काम आई 2022 में। जब हम आएंगे 2022 में बताऊंगा क्यों मैं कह रहा हूं। तो ओवरऑल ये पार्ट था। फिर मैं चला गया जॉब करने, बैंगलोर में मेरा था। इनिशियल जॉब में वही है, पैसे से लिमिटेड आते हैं आपके, और एलएनटी में जॉब था। तो एलएनटी में हम लोग इंजीनियरिंग डिजाइन और ये सब चीजें बेसिकली काम था। अ, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था, सही बताऊं तो मुझे काम में इंटरेस्ट नहीं आया शुरू से ही। ट्रेनिंग के टाइम पे भी मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये चीज मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे, मैं आर्मी छोड़ के आया था और मेरे अंदर वो आर्मी वाला कीड़ा था कि यार नहीं यार ये मजा नहीं आ रहा, फ्री थोड़ा सा कुछ चैलेंजिंग, थोड़ा सा बोल्डनेस रहती है, हाँ बंदे ने अगर बोल्डनेस तैयारी रहती की है। है ये दिल से, तो क्या बोल्डनेस रहती सरकारी है। नौकरी की तरह बैठे हैं। और एलएनटी इतनी बड़ी कंपनी थी कि वहां पे थोड़ा थका थका काम होता था, बहुत एग्रेसिव टाइप की। ये बड़ी कंपनी, जितनी बड़ी कंपनी होगी ना, वहां पे काम का एनवायरनमेंट उतना डल होता है। जो छोटे स्टार्टअप होते हैं वहां पे एकदम गला काट माहौल रहता है कि आपको करना है, रोज करना है, कंपटीशन चल रहा है, और सैलरी अच्छी मिलती है, हाइक भी मिलेगी, बोनस हर महीने मिल जाता है। तो बहुत ऐसा रहता है। तो हमारे में नहीं था, थके आ रहे थे। तो वहां पे मेरे दोस्तों ने फिर ट्रेडिंग वेडिंग की बातें की, तो मुझे लगा यार ये कुछ है। वहां से मुझे ट्रेडिंग का चस्का लगा, और जहां से एक सतना शहर का लड़का सुपर ट्रेडर लक्ष्य बनने की जो जर्नी थी वहां से शुरू हुई। बहुत स्ट्रगल थे उसमें भी, उन स्ट्रगल्स के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन दैट वाज द पॉइंट जहां मुझे लगा कि यार ये हो सकता है थोड़ा सा इसमें। जब पैसा आपका Crisp. बढ़ता घटता है तो यहाँ पे ये चीज मैं कर Crisp है, सकता हूँ, क्रिस्प है। मजा है। क्योंकि उसमें क्या है, आप ऐसी चीज है जो आपको आपकी कुर्सी के टो पे ला देगी। अरे क्या बात कर रहे हो, अभी आप थके हारे बैठे हो, कैसे कटेगा जीवन, कैसे कटेगा दिन, कैसे कटेगा महीना, एक साल में एक हाइक होगा, फिर हाइक होगा, फिर 10 साल बाद इतनी पैसे मिलेंगे। वो उसने जीवन में ये लाया कि यार फटाफट कुछ हो सकता है। तो सबको फटाफट करना है, लेकिन पॉइंट है कि इतना आसान नहीं है। तो वहां से थोड़े चैलेंजेस बढ़े, और फिर वहां से मैंने ट्रेडिंग का जो एक चस्का था लगा, उसको शुरुआत की। मेरे दोस्त करते थे, स्ट्रगल हुआ, शुरू में गलतियां की, 2009 का क्राइसिस आया। तब तक मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता था, और मैं थोड़ा सा आईपीओ आते थे उनके पीछे दौड़ता था। मार्जिन ट्रेडिंग होती है। मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आपको ये 2000 रुपए तक के शेयर खरीदने को देंगे, लेकिन उसका
ड्रॉबैक ये है कि अगर आप लॉस में हो और आप इतना लॉस में चले गए तो आपका पैसा भी पूरा साफ हो सकता है। तो लॉस बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, तो वो करने लगा। धीरे-धीरे 2012 में एक और ट्रेडिंग का रूप मिला मेरे को। तो ट्रेडिंग बहुत तरह की होती है स्टॉक मार्केट में। जिन लोगों को सीखना है उसके बारे में हम विस्तार से मेरे चैनल पे आ सकते हैं, सुपर ट्रेडर लक्ष्य नाम से। वहाँ पे काफ़ी वीडियो मैंने बनाए हैं। रेगुलर लाइव आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की, बहुत साल लगाए। 2012 में मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा होता हाँ, है, वो डायरेक्ट उसको शुरू किया। सर के चैनल में विजिट करके आप सीख हाँ, सकते हो। सीख सकते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन मैंने ट्रेड किया, वहाँ पे मेरा और लॉस हुआ। मतलब नई चीज़ें ट्राई करके सिर्फ मैंने लॉस ही किया। सैलरी आती थी, उस सैलरी का एक हिस्सा मैं गवा देता था। ये करते-करते धीरे-धीरे मेरा जो लॉस था, करीब-करीब लॉस कहूँगा 3-4 लाख रुपए हो चुका था 2000 आई थिंक 12-15 तक, 12-13 तक, 15 तक नहीं 12-13 तक। और वहाँ से फिर क्या हुआ, लोन का चस्का लगा। यार लोन ले लेते हैं, क्योंकि पैसे तो लिमिटेड हैं और उन पैसों में से कुछ पैसे क्रेडिट कार्ड पे जाने लगे थे। तो अब जो है वो पैसा जो है आपको क्रेडिट कार्ड से कितना मिलेगा, लिमिट में है, वो भी चला गया। तो क्रेडिट कार्ड से बड़ा कर्जा क्या होता है, लोन। तो लोन लिया पर्सनल, फिर लोन के ऊपर होता है टॉप अप लोन। लेते 2015 तक में टोटल 12 लाख का लोन ले चुका था मैं। लेकिन ट्रेडिंग मेरी 2015 में काफी अच्छी हुई और मैंने उस साल करीब 35 लाख रुपए कमाए। 2015 की बात, 2012 से 15 था, उसमें मेरा लोन बढ़ गया था करीब आपका 12 लाख रुपए। ठीक है, तो वो लोन था, पर्सनल लोन था। तब भी मुझे रियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पैकेज भी बढ़ रहा था, सैलरी भी बढ़ रही थी। तो आई थिंक 2015 में मेरा पैकेज था करीब 70,000 के आसपास मुझे मिल रहा था, और 12 लाख का लोन था, तो उसका कुछ ईएमआई मेरा कटता था। आई थिंक दो, एक लोन नहीं था एक्चुअली, 2 लोन ले लिए थे मैंने। फिर मैंने बाद में 2 को मिला लिया, ट्रांसफर हो जाता था और 1 लोन मिल जाता था, तो वो सब किया। तो कुल मिला के ऐसा हुआ कि मेरे लोन बढ़ रहे थे, ट्रेडिंग चल रही थी, ट्रेडिंग में प्रॉफिट आता था, लॉस होता था। लेकिन 2015 ऐसा था जिसमें मैंने 35 लाख तक पहुंचा। उस 35 लाख ने मुझे थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया, और वहाँ पे मैं अपने नौकरी को थोड़ा-सा ईज़ी ले लिया और बॉस से थोड़ा-सा फैल गया। तो वहाँ पे मेरी नौकरी चली गई, फिर उसके बाद मैं करीब 7-8 महीने बेरोज़गार था। ऑलमोस्ट आई थिंक 10 महीने हो गए थे ऑफर लेटर आते-आते, फिर जॉब लगी, फिर ऑफर लेटर आया। तो उस टाइम पे मेरी हालत बहुत बिगड़ गई, क्योंकि जब आपकी नौकरी नहीं है, आपका ईएमआई चल रहा है, ईएमआई मेरा चल रहा था और नौकरी भी चली गई। अब घर पे बताया नहीं था मैंने कि मैंने ऐसा किया है, और जो प्रॉफिट था 35 लाख, वो धीरे-धीरे नीचे आ रहा था। 8 लाख कुछ बचा था, बाकी पैसे पूरे उड़ चुके थे 35 में से। अब वो 8 लाख रुपए कितने महीने चले, 7-8 महीने अगर आप बेरोज़गार हो, तो ईएमआई भी देना है, खर्चा भी चलाना है, तो वो धीरे-धीरे खपते गए पैसे। मेरे पास एक बाइक हुआ करती थी R15 की, जो मैंने 2014-13 में खरीदी थी। मुझे वो बाइक बेचनी पड़ी। मेरे पास एक टीवी था उस टाइम 80,000 का, सोनी ब्रेविया का, वो बेचना पड़ा। क्यों? जस्ट टू सर्वाइव, क्योंकि खर्चे इतने हैं बैंगलोर में कि आप नहीं सर्वाइव कर सकते अगर सैलरी नहीं है, और सैलरी नहीं है तो भी सर्वाइव कर जाओगे, ईएमआई भी देना है। तो प्लस में तो छोड़ो, फ्लैट में ज़ीरो पे भी नहीं हो, आप माइनस में हो ना। तो माइनस में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। तो वो मेरा बहुत स्ट्रगलिंग टाइम था, 2016, 17, 18, ऑलमोस्ट 19 का आधा। स्ट्रगल तो चल ही रही थी, 20 तक चली है, लेकिन ये 16, 17, 18 बहुत स्ट्रगलिंग था, बहुत स्ट्रगलिंग। मतलब ये हालत भी हुई है कि मुझे वहाँ पे स्टॉल खोलना पड़ा है। मैंने ठेला, जो यहाँ पे ठेला कहते हैं ना, स्टॉल, वो तक 1.5 साल मैंने वहाँ पे खोला है बैंगलोर में, बीटीएम लेआउट में मैं रहता था। फिर 2019-20 में मेरी ट्रेडिंग थोड़ी सुधरी, क्योंकि जब मैंने वो स्टॉल किया, वो स्ट्रगल के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जब मैंने ये किया तो मेरी ट्रेडिंग सुधरी, क्योंकि मुझे पैसे का मोल समझ में आ गया था, क्योंकि 100, 200, 500 रुपए बचते थे। मुझे लगता था कि यार ये दुकान वाले देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, कितना कमाता होगा। तो उस जोश में हमने भी करा कि यार बहुत कमाते हैं। नहीं हुई कमाई, और 1.5 साल खींचा किसी तरीके से, नहीं चला पाए। ऐसा नहीं था हमने अच्छी कोशिश नहीं की, हमने बहुत अच्छी कोशिश की। जो अच्छी कोशिश नहीं करता वो 3 महीने भी नहीं टिकता इस बिज़नेस में। हमने 1.5 साल चलाया था, कस्टमर आते थे, सब कुछ था, लेकिन हम रैंप अप नहीं कर पाए उस लेवल पे। हम इतना नहीं कर पाए कि हम एक दुकान प्रॉपर ले लें, उस दुकान में सिस्टम बना लें, हम नहीं कर पाए उतना। और कैपिटल डालना पड़ता है शुरू में, इन सब बिज़नेसेस में आपके पास 3 से 6 महीने पैसा डालना पड़ेगा, चीज़ों को बेटर बनाना पड़ेगा। हम बेटर क्या, हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो वो थोड़ी-सी हालत खराब हो गई, और फिर उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि यार ₹500 के लिए दिन-रात, सुबह उठता हूँ 7 बजे, दुकान में सबसे पहले पहुँचने वाला आदमी मैं, रात में क्लोज़ होते टाइम खड़ा हुआ आदमी मैं, उधर नगर निगम वाले आ रहे, परेशान कर रहे, ट्रैफिक पुलिस वाला आके परेशान कर रहा, नगर निगम वाले आए एक बार ट्रॉली लेके, मेरे स्टूल सब उठा के ले गए, वो वीवो वाले ने छाता दिया था, उसका छाता उठा के ले गए। इतना परेशान, तो मैं कहा यार क्यों इतनी परेशानी, मेरी अच्छी खासी नौकरी थी। आज आर्मी में अफ़सर होता, मेरे साथ वाले ऑलमोस्ट कर्नल पहुँच चुके थे, मेजर पहुँच चुके थे उस टाइम तक। आज लेफ्टिनेंट कर्नल है मेरे साथ वाले, कर्नल हैं कुछ लोग।
यहाँ तक मैं होता और मैं क्या कर रहा हूँ। तो मुझे समझ में आ गया, अगर मुझे पैसा ही कमाना है तो ट्रेडिंग में तो मैं अच्छा हूँ, थोड़ी बहुत गलतियां हैं, सुधार लेंगे। लेकिन यहाँ पे दिन रात एक करके अपनी ही दुकान का समोसा रात में खाना पड़ रहा है डिनर पे, पैसे 500 रुपए बच रहे हैं। हम और जो आदमी काम करने वाले हैं उनके भाव अलग सहने पड़ रहे हैं। तो बहुत दिक्कत थी। तो फिर मैंने कहा उसको, 1.5 साल बाद मैंने अपने पार्टनर को बोला तू सँभाल, मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने उससे पुल आउट कर लिया और फिर मैंने फ़ोकस किया थोड़ा-सा सोशल मीडिया पे। वहाँ पे मैंने ट्विटर और इंस्टा और ये सब स्टार्ट किया। थोड़ा-सा मेरी ट्रेडिंग भी सुधरी, क्योंकि मुझे जब ये स्ट्रगल चल रहा था, तो मुझे पैसे का मोल समझ में आया कि भाई ₹500 भी मिले ट्रेडिंग में, फट से बुक करो। क्योंकि हम जब बाय करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं और बेचते हैं, उसके बीच का जो होता है वो प्रॉफ़िट होता है। तो हमें प्रॉफ़िट मिलता था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 2000 नहीं, 10,000 चाहिए मुझे। अब यहाँ 500 नहीं मिल रहे हैं और मैं पा पा 2000 3000 रुपए का प्रॉफ़िट बुक नहीं करता था। तो मैंने वहाँ पे ये समझा कि यार मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रेडिंग की थी कि मैं, पैसा दिख रहा है लेकिन मुझे और चाहिए, इसलिए मैं जो दिख रहा है उसको बुक नहीं करता था। तो मैंने वहाँ पे अपने आप को सुधारा। मैंने वहाँ पे प्रॉफ़िट बुक करना शुरू किया, छोटे-छोटे प्रॉफ़िट। मैंने 5000 10,000 से ट्रेडिंग शुरू करना शुरू किया, जो कि मैं 2015 में 35 लाख कैपिटल में था। 5-5 लाख 10-10 लाख का प्रॉफ़िट की सोचता था। एक टाइम तो ऐसा था 2015 में कि 2 लाख रुपए प्रॉफ़िट चल रहा है मेरा। नहीं, मुझे 4 लाख चाहिए, इसको बेचूँगा नहीं मैं। और फिर मैंने माइनस 50,000 में उसको कवर किया। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि यार मैंने बहुत कर्म-कांड किए हैं। एक चीज़ तो क्लियर है, पैसा बनता है। मेरी कुछ आदतें हैं जिन्हें सुधारना है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो बिहेवियर की बात है। कई लोग यहाँ पे आज के समय में सोशल मीडिया में 3 साल 4 साल में ट्रेडर बनते हैं। वो ट्रेडर, रियल ट्रेडर तो बन सकते हो आप, रियल ट्रेडर बनने के लिए 10 से 12 साल का साइकिल होता है। मार्केट हर 3-4 साल में ऊपर-नीचे बहुत बड़ा स्विंग मारता है। तो कम से कम 2-3 साइकिल जब तक आपने नहीं देखे, आप काहे के ट्रेडर हो? तो दिखाना कि मैं ट्रेडर हूँ, वो बहुत आसान है आज के समय में, क्योंकि आजकल इनकम सोर्सेज़ बढ़ चुके हैं, तो लोग ट्रेडर जो हैं वो दूसरे इनकम सोर्स दिखाते हैं, तो लोग मिसगाइड होते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि स्ट्रगल बहुत हार्ड है। रियल ट्रेडिंग में अगर तुम सफल होना चाहते हो तो इट्स नॉट ईज़ी। 2 साल 3 साल भी कम है, 5 साल 7 साल 8 साल भी आपने दिए हैं, तो हो सकता है आप बन जाओ, लेकिन आदतें नहीं सुधारोगे तो सफल नहीं होगे। तो 2019-20 में मेरी ट्रेडिंग थोड़ी सुधरी। तो एक गिरता हुआ ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग में आप एक नीचे की तरफ जा रहे हो तेज़ी से। क्यों नीचे जा रहे हो? क्योंकि अगर घर में पैसा नहीं आ रहा है तो जा रहा है। ट्रेडिंग में 2 ही चीज़ है, आ रहा है या जा रहा है पैसा। तो मेरा आ नहीं रहा था तो जा ही रहा था। धीरे-धीरे जा रहा है, दलदल में घुसते जा रहे हैं। तो 2018 तक मैं खूब गिरा नीचे, दलदल में जाता गया नीचे, उभरा नहीं। 2015 में हो सकता है गिरते हुए एक बार थोड़ी उम्मीद की किरण आई, लेकिन लालच में फिर मर गया, फिर नीचे। तो कुल मिला के मैं पाताल में पहुँच चुका था, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो आदमी कर्ज़ा नहीं है जिसके ऊपर, वो भी मेरे से बेटर था। इतनी बुरी हालत थी कि मेरे घर की बिजली काट देते थे बिजली वाले, मेरे पास पैसे नहीं थे ₹2000 देने के। मेरे मकान मालिक से मैंने बोल रखा था कि भाई थोड़ा 2-3 महीने का किराया आप कम कर देना, तो उसने बोला ठीक है 2 महीने का कर दूँगा। 2 महीने का तुम बाद में दे देना, मतलब थोड़ा-सा डिले कर दूँगा, 1-2 महीने नहीं लिया उसने। तो इस तरीके से लोगों ने कुछ मदद की, जिससे मेरे को थोड़ा-सा स्टेबिलिटी मिली। जब मेरी जॉब नहीं थी उस टाइम, नौकरी मैं ढूँढ रहा था। और होता क्या है कि जब आप बहुत एक्सपीरियंस के बाद नौकरी ढूँढने जाते हो, छोड़ने के बाद, गैप के बाद, तो लोग बहुत सवाल पूछते हैं, क्यों छोड़ा? क्या हो गया था? गैप क्यों लिया? तो नहीं मैं जवाब दे पाता था कन्विंसिंग तरीके से, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। वो हुआ मेरे साथ, तो नौकरी भी लेट मिली, तो उससे कर्ज़ा और बढ़ गया और खतरनाक रूप ले चुका था और पैसे के मोहताज हो चुका था मैं। तो जो मैंने बताया, गाड़ी मैंने बेच दी थी, टीवी बेच दी थी। उसी कुछ पैसे जो बचे उससे दुकान खोली, स्टॉल सेकंड हैंड कहीं-कहीं से खरीद के लाया था, तो वो पैसे। और जो सैलरी मेरी तब तक में, मैंने कुछ लोन भी थोड़े बहुत लिए थे। लेकिन ट्रेडिंग में जब आप नेगेटिव माइंड से होते हो तो आप और लॉस करते हो, क्योंकि आप बदले में रहते हो, आप रिवेंज में रहते हो। तो ट्रेडिंग क्या है? मैं आपसे पैसा ले लूँ कि मैं आपको कमा के दूँगा। अब मैं आपका पैसा ना दूँ और एक्चुअली वो पैसा मैंने गँवा दिया है। अब आप मेरे पे रोज़ प्रेशर डाल रहे हो कि मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे। मैं सोचूँगा इसका पैसा भी देना है, तो मैं थोड़ा-सा डर के काम करूँगा ना। कॉन्फिडेंस नहीं है, डरा हुआ हूँ, प्रेशर में हूँ। तो ट्रेडर भी ऐसे ही है, अगर लोन लिया है तो लोन वाले को देना है, तो प्रेशर में काम करूँगा। तो कर्ज़ा जो है आपके ऊपर प्रेशर डालता है, तो रियल जो काम आप है वो अच्छे से नहीं कर पाते। तो मेरी ट्रेडिंग भी बिगड़ रही थी। लेकिन फिर एट सम पॉइंट मैंने सोचा, पैसे का मोल जब समझा। कई लोग बोलते हैं आज भी कि मैं क्यों इतना शो ऑफ नहीं करता, क्यों दिखावा नहीं करता। मेरे साथ वाले 5-5 करोड़ की गाड़ी, रोल्स-रॉयस, जी वैगन, डिफेंडर, ऑलमोस्ट डिफेंडर 6-7 डिफेंडर उन लोगों के पास है जिन्होंने कई लोगों ने मेरे वीडियो देख के ट्रेडिंग शुरू की। ठीक है? बोलेंगे नहीं, लेकिन सच तो यही है। ठीक है? क्योंकि इस फील्ड में 3 साल, 1 साल, 2 साल पुराना, मतलब जो लड़का आया है मार्केट में, वो भी गुरु बन चुका है।
इसलिए मैं कहता हूँ ट्रेडिंग ऐसी चीज हो गई जहां पे आपको बहुत संभल के चूज करना है कि आप गुरु किसको मानते हो, क्योंकि अब गुरु को जज करने का क्राइटेरिया कार हो चुकी है, और कार उस गुरु के अपने टैलेंट की कमजोरियों और कमियों को छुपाने का एक साधन बन चुका है। कि कार दिखेगी तो लोग पूछेंगे नहीं कहां से आई, क्योंकि उसे लगेगा कि ये ट्रेडिंग से ही आई, जो कि गलत है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में इस लोगों की इनकम बढ़ चुकी है, फाइनेंस फील्ड में लोगों के कमीशंस जो होते हैं, जो मिलते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। हम लोगों को मार्केटिंग देते हैं, तो पैसा है तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बोलो कहां से कमाया। मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई ट्रेडिंग से कमाया तो ट्रेडिंग से कमाया, नहीं कमाया तो नहीं कमाया। ट्रेडिंग में मेरा एक बड़ा लॉस हुआ था, तो मैंने बोला, मेरे बाद कई लोगों ने लॉस दिखाया, लेकिन किसी को आदत नहीं है लॉस दिखाने की। लोग ऐसा दिखाते हैं कि 15 दिन में एक बार प्रॉफिट हो गया दिखा दिए, फिर प्रॉफिट हो गया दिखा दिए। इससे दुनिया क्या सोचती है कि वो लूजर है और ये आदमी चैंपियन है, जबकि ऐसा नहीं है। तो मेरे अंदर भी यही चल रहा था कि यार ऐसा लगता है मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम भी ऐसे लोग थे जो प्रॉफिट दिखाते थे। लेकिन मेरे अंदर मुझे एक एक दो लोगों ने ऐसा कहा कि बुरे समय की यही खासियत है कि वो ज्यादा लंबा नहीं चलता, और अच्छे समय की भी यही खासियत है, वो ज्यादा लंबा नहीं चलता। तो जब अच्छा समय आए ना, तो बुरे की तैयारी करो, और जब बुरा समय चल रहा है तो आप उसको एक लर्निंग की तरह लो। वो बुरा नहीं है, वो आप ही के कर्म है जो आपको दिख रहे हैं रिफ्लेक्शन में, लेकिन वो आपको कुछ सिखा के जाएंगे। अगर आप जिंदा बच गए तो आप पहले से बेटर बन के ही निकलोगे। तो ये मुझे समझ में आ गया था। और किसी ने बोला था कि भाई बुरा टाइम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, वैसे भी तुम कौन सा बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो मैंने कहा हाँ, बात तो सही है, नौकरी तो कर रहे थे, शायद ये कुछ और रंग लेके आए। तो वहां से मैंने सोशल मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग और ये सब काम शुरू किया, और वहां से थोड़ी सी मेरी ट्रेडिंग भी सुधार हुई, और वहां से मैंने 2020 से एक पैसे बनाने की जर्नी शुरू की। जहाँ पे मैंने अपनी नौकरी, तो मेरी आखिरी जो नौकरी थी वो आईबीएम में थी, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था। तो वहां से मैंने जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो मेरा दौर है शुरू हुआ 2020 से, और फिर 20, 21, 22, 23 मैंने लगातार पैसे बनाए, और मैंने अपना जो लॉस था वो रिकवर किया। मेरा काफी लॉस हो चुका था, मेरे ऊपर लोन था करीब करीब 40-45 लाख का, तो बड़ा लोन था, और मेरे ईएमआई कट रहे थे करीब करीब 85,000 का, 85,000 का ईएमआई था, और सैलरी थी मेरी करीब करीब 1 लाख के आसपास। तो आप सोचो, सिर्फ मैं 10,000 में वहां गुजारा कर रहा था, सिर्फ किराया दे पाता था और थोड़ी बहुत खाना पीना। सर ईएमआई किस चीज के थे? लोन पे लोन पे लोन पे लोन पे लोन, और ये सारे लोन जो हो रहे थे ट्रेडिंग के लिए? ये ट्रेडिंग के लिए लॉस होते जा रहे थे। और 2015 वाला जो झटका था, जब मैं प्रॉफिट से लॉस में आया, और जब बीच में नौकरी गई, उसने मुझे थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है, जो डेट होता है, जो कर्जा होता है, वो एक स्पाइरल होता है। मतलब वो आप सही समय पे अगर नहीं उसको क्लोज करोगे तो वो बड़ा ही होगा, वो बढ़ेगा ही, वो कम नहीं होता, वो बढ़ता ही है। तो उसको सही समय पे क्लोज कर देना बेटर होता। जबकि 2015 में जब मेरे पास 35 लाख आए थे, 2015-16 के आसपास जब ट्रेडिंग कर रहा था मैं, मेरा जो पीक था वहां पे, उस टाइम पे मैं 12-13 लाख दे के अपना लोन खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं आया माइंड में। लगा कि यार 1 करोड़ पहुंच जाता हूँ फिर दे दूंगा। सर आप कर्जे की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लोन लेकर ट्रेडिंग करनी चाहिए? लोन लेके ट्रेडिंग करना वैसे ही हो गया जैसे आप प्लेन रोड में चल रहे हो, मैं आपको बोलूंगा 10 किलोमीटर चलना है, अब मैं बोलूंगा आपको 20 किलो वजन पीठ पे लाद के चलना है, ठीक है। और मैं जब आपको कहूंगा कि 20 किलो आपने वजन लाद लिया और फिर आपको चलना है प्लेन रोड पे, रोड प्लेन है, फिर भी आप चलने में तकलीफ होगी, आपको मुश्किल होगी, आपके मन में ख्याल आएंगे, बैठ जाता हूँ, सुस्ता लेता हूँ, लेकिन मैंने क्या कहा है, लगातार चलना है। तो जो जर्नी होती है लाइफ की, वो हमेशा है कि लगातार चलना है, रुकना तो है नहीं, रात होगी सुबह होगी, हर दिन पलटेगा। डेट क्या करता है, आपके डिसीजन मेकिंग को बदल देता है, आपके सोचने के नजरिए को बदल देता है, आपके रहन सहन को बदल देता है, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स योर फैमिली बदल देता है। आपको ज्यादा चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आएगा, आप परेशान होगे, आप अपने दिमाग, आपका जो रियल टैलेंट है उस पर आप काम नहीं कर पाओगे, जो आप करना चाहते थे वो नहीं करोगे, आप कुछ और करने लगोगे। तो कर्जा ऐसी चीज है जो आपको जहां पहुंचना चाहते थे लाइफ से, उससे बहुत दूर पहुंचा देता है, और आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाती है। तो कर्जा ट्रेडिंग में भी आपको कहीं नहीं ले जाता, क्योंकि बोझ के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग ऐसी चीज है जो फ्री माइंड से होती है। मैं डिसीजन ले रहा हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये नहीं सोच के लूंगा कि यार कर्जा है, इस महीने की किस्त है 40,000, तो आज ऐसा करता हूँ कुछ करूं जिससे 40,000 आ जाए। तो जब आपकी ट्रेडिंग आप पैसा देख के सोचते हो, पैसा देख के आप करते हो, तो वो जो ट्रेडिंग है आपकी अच्छे से नहीं होती। अगर आप ट्रेडिंग प्रोसेस को देख के करते हो कि ये सही जगह है खरीदने की, इसलिए मैं खरीद रहा हूँ, ये इसलिए नहीं खरीद रहा हूँ क्योंकि मेरा ईएमआई है, क्योंकि मेरा ईएमआई अगर मेरे बटन को दबवा रहा है, तो वो बटन गलत ही दबनी है, और ट्रेडिंग में लॉस जो गया पैसा वो गया, वापस नहीं आने वाला है।
आप दोबारा से जो कैपिटल बचता है, जो पैसा लेके आते हो, उससे आप नया पैसा बनाते हो। ट्रेडिंग इसका नाम है। तो लॉस हो जाने पे रिवेंज हो जाता है, फिर बदला लोगे, अरे मेरा पैसा चला गया, अब तो मैं इसी से निकालूंगा, जान दे दूंगा लेकिन पैसा निकालूंगा, अरे लोन भी देना है। तो कर्जा इज नेवर गुड, और कर्जा आपको बहुत पीछे पहुंचा देता है इस चीज में। तो आप, कोई एक नया बच्चा, कोई एक नया लड़का, नया यूथ आना चाहता है ट्रेडिंग में, तो आप उसे क्या सजेस्ट करोगे? कहाँ से पैसे लाए, कैसे ट्रेडिंग करे, कितने अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए? देखो, पहली चीज तो ये है कि ट्रेडिंग क्या है, समझने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं। मेरे चैनल पे भी आपको बेसिक वीडियोस मिलेंगे। आपको समझना है कि ट्रेडिंग क्या है, शेयर बाजार क्या है। शेयर बाजार एक बहुत बड़ा समुंदर है। समुंदर है तो डूबोगे भी और तैर भी सकते हो। क्या समुंदर खराब चीज है? नहीं। समुंदर में इंडियन नेवी की शिप भी चलती है, सबमरीन भी चलती है, बोट्स भी चलती है और लोग बोटिंग भी करते हैं। तो समुंदर खराब नहीं है, समुंदर डेंजरस है। तो वहां पे आपको क्या करना है कि जब आप ट्रेडिंग में घुसोगे तो आपको वेल इक्विप्ड होके जाना है। कितना पैसा चाहिए शुरुआत में? शुरुआत में 5,000 10,000 से आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, लेकिन ओनली विद इन 5 to 10,000? ओनली 5,000 10,000 से आप शुरू कर सकते हो। लेकिन जब आप इसको 5,000 10,000 से, आपका कुछ शुरू में जो होता है न्यू कमर लक होता है कि भैया नए नए आए थे, बन गया पैसा। तो वो जो न्यू कमर लक होता है वो आपको क्या बोलेगा, यार 10,000 से 5 बन जाता है एक दिन में, काहे को फालतू में, इतना फालतू में नौकरी लोग करते हैं, इसी में पैसा लगाते हैं ना। तो बोलेगा 10,000 में 5,000 बनता है, 1 लाख डाल देता हूँ। ज्ञान नहीं है, ज्ञान इधर ही है। उसको लग रहा है पैसा बढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, ज्ञान इधर ही है। तो लोग गलती क्या करते हैं, जो ज्ञान का लेवल है इधर ही रह जाता है, पैसे से पैसे का खेल ऊपर नीचे खेलते रहते हैं, ज्ञान पे फोकस ही नहीं कर पाते। क्योंकि जब आपका लॉस होता है ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप बोलोगे यार शिट मैन, क्या हो गया ये, अब तो बदला लेना पड़ेगा, अब तो कुछ बड़ी ट्रेड पकड़ूंगा, डबल बनाऊंगा, पैसा रिकवर हो जाएगा। ईगो ट्रेडिंग करने लगते हैं। ईगो हट ट्रेडिंग जाता है से ना। बनता है। क्योंकि क्या है, जितने पढ़े लिखे लोग आते हैं मार्केट उतनी पिटाई करता है। एक और खासियत है, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना, मार्केट उनको उतना ज्यादा धोता है, क्योंकि ईगो ज्यादा हो जाता है। उनकी पोस्ट, मेरा पद, मैं तो यार आर्मी मेजर हूं, मेरे सामने इतने सारे लोग झुकते हैं, ये कैसे मार्केट मुझे हरा सकता है। कोई बोलेगा पुलिस वाला, अरे मैं तो एसपी हूं, मैं तो आईपीएस हूं, अरे मेरा कैसे लॉस कर सकता है, मेरे को तो सब सलाम ठोकते हैं। लेकिन यहीं पे मार्केट थोड़ा सा सलाम ठोकेगा। मार्केट सलाम नहीं, मार्केट सलाम नहीं, मार्केट घसीटता है पकड़ के, और मारता कम है, घसीटता ज्यादा है मार्केट। तो मार्केट से विनम्र रहना है, मार्केट के सामने हमेशा हाथ जोड़ना है कि भाई मेरे को बख्शना, कोई ज्ञान अगर कमी रह गई हो तो बता दो, मैं लेके आता हूँ, और मार्केट मुझे थोड़े थोड़े पैसे ही चाहिए। बेसिक विनम्र रहो। बेसिक ट्रेडिंग फॉर्मूला क्या है? आप किस सेक्टर में ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं? हम लोग बेसिकली जो ट्रेडिंग करते हैं वो करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, जिसको स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कई लोग इसको गलत नजरिए से भी कहते हैं, लेकिन इट्स ऑल लीगल, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में चलता है, भारत सरकार से करवाती है, तो सब लीगल ही है। लेकिन पॉइंट है कि इसको देखने का नजरिया, क्योंकि लोगों का नुकसान ज्यादा होता है, वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है लोगों का। क्योंकि लोग, जैसे मैंने कहा, शुरू में आते हैं तो कमाते हैं। देखिए, कोई भी आदमी जो आज 20 लाख के कर्जे में है ना, वो ये नहीं कह सकता कि मैं 20 लाख के लॉस में, कर्जे में चला गया, शेयर बाजार में डूब गया, सीधे आया, ये तो खराब चीज है, इसमें पैसे डूबते ही हैं। वो नहीं कह सकता। क्यों पता है? आप किसी भी आदमी से कहिए, अच्छा तुम्हारा हमेशा लॉस हुआ है, अच्छा ये बताओ कभी तुमने एक दिन में 50,000 कमाया है? बोलेगा हाँ। कभी तुमने दिन में 1 लाख रुपए कमाया है? बोलेगा हाँ। तो फिर तुम इतना कैसे गवा दिए? क्या हुआ ना कि मैं फिर रोज सोचता था कि रोज 1 लाख कमाना है। बस यही गलती हो जाती है। जो गवाया है ना, उसने कमाया है, इसीलिए वो तो इतना लंबा आया इसमें, गेम में। तो ये गेम ऐसा है, ये आपको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचता भी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, इसमें बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा इसमें अंदर से तरंगे उमंगे, और बहुत ज्यादा माइंड आपका बिल्कुल शार्प होता है कि यार ये तो चीज है, इसलिए लोग इसको नहीं छोड़ते। इसलिए इसमें, और मैं नहीं कह रहा कि इसको छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, वो पर्सनल चीज है। मैं सिंपल कहूंगा, अगर आप लंबे समय तक नहीं बदल सकते अपने आप को, तो छोड़ दो, आपके लिए नहीं है ये गेम सिर्फ उसी के लिए है जो अपने आप को हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने बदलने को तैयार चेंज है, करता है, स्टडी करता है, और उस स्टडी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग, अपनी प्लॉटिंग करता है। यस, क्योंकि आपको पर डे पढ़ना पड़ेगा, आपको पर डे मार्केट देखना पड़ेगा, पर डे चार्ट्स देखने पड़ेंगे। ये वैसे ही है जैसे ग्लोबल मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा। जैसे करंट अफेयर्स, मैं बोलूं मैं पिछले हफ्ते तक करंट अफेयर्स में अपडेटेड हूं, पिछले हफ्ते तक, लेकिन इस हफ्ते तक नहीं हूं। तो मैं कैसे कह सकता हूं करंट अफेयर मेरा अप टू डेट? एक हफ्ते का नहीं है ना। तो मार्केट भी ऐसे ही है, उसको, मार्केट इज इवॉल्विंग, क्योंकि मार्केट में होते हैं बड़े प्लेयर्स, बड़ी मछलियां होती हैं, वेल्स होते हैं, शार्क होते हैं। कौन होते हैं? कौन वेल्स है इंडिया में? वेल्स इंडिया में जेपी मॉर्गन,
जेन स्ट्रीट करके एक काफी बदनाम कंपनी है, उस पे सेबी ने काफी फाइन भी ठोका था, वो बहुत बड़ी वेल है। उसने इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन करके, मैनिपुलेशन मतलब कहते हैं मार्केट गिरना चाहिए तो उठा दिया, उठना चाहिए तो गिरा दिया, उठा पटक करके उसने 40 या 44 हजार करोड़ रुपए इंडियन मार्केट से कमाए पिछले 2 साल में कुछ। और वो पैसे किसके हैं? हम लोगों के हैं, छोटे ट्रेडर के हैं जो मारे गए, क्योंकि इनके पास ज्ञान नहीं था और इस ज्ञान अज्ञानता का फायदा उन्होंने उठाया और मार्केट को उठा पटक किया। ये करप्शन कैसे नहीं कैसे कैसे पॉसिबल, कैसे ये मतलब उठा पटक कैसे कर सकते हो? आपके पास एक बड़ा अमाउंट का पैसा होना चाहिए, वो लीगल फ्रेमवर्क है। देखिए वो आपके पास चंक अमाउंट का पैसा होना चाहिए। पैसा उनके पास है ना, पावर पैसे का है। कितना पैसा होगा उनके पास? होगा कम से कम 20,000 करोड़ होगा। मतलब 20,000 करोड़ में आप 20,000 करोड़ लेके आए हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े हैं, तो उनके अकाउंट में 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए लेके वो इंडियन मार्केट में आए हैं, तभी से उठा पटक कर पा रहे हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति के पास 20,000 करोड़ रुपए है तो इन्फ्लुएंस कर देगा, कर सकता है। तब तो बहुत इजी है इंडिया के बिजनेसमैन के लिए कि ये आप अपना मार्केट। नहीं, लेकिन इंडियन बिजनेसमैन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको इंडियन लॉज पता है। इस कंपनी ने जो किया वो मैनिपुलेशन था, उसको बाद में सेबी ने पकड़ा, उस पर फाइन ठोका करीब 4,000 करोड़ का। उसके बाद उस पर बैन लगा नहीं लगा, लेकिन आज भी मार्केट जब हम देखते हैं तो हमें वैसे ही दिखता है जैसे उठापटक होती है, कम होती है लेकिन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे रूल्स थे वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल थे या ढीले थे, या फिर हमारा मार्केट बहुत खोखला है। क्यों खोखला है? क्योंकि हमारे देश में मार्केट में जाने से लोगों को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। आज के समय में गवर्नमेंट ऐसे रूल बना रही है कि शेयर बाजार मत करो, ट्रेडिंग कम करो, ट्रेडिंग रिस्की है। जैसे आपने पता होगा ड्रीम 11 फैंटेसी को बैन किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार चाह रही है लोग जुआ ना खेले, तो सरकार शेयर बाजार को जुए की तरह देखती है इस समय, नहीं जो कि है नहीं। चलिए सरकार चाह रही है कि लोग जुआ ना खेले, मगर हमारे खिलाड़ी तो चाह रहे हैं लोग जुआ खेले। भाई प्रमोट तो पूरे प्लेयर्स कर रहे हैं ना। देखिए आप पूरा क्रिकेट प्लेयर ड्रीम 11 प्रमोट करता है, मैक्सिमम सेलिब्रिटीज ड्रीम 11 बैन हो गया तो क्या सट्टा बंद हो गया? आज भी जो लाइनें होती हैं गांव गांव घर घर में पूरे देश में लोग सट्टा खेल रहे हैं लाइन से आज भी। ये बोलने वाली बात नहीं है, बिल्कुल खेल रहे होंगे, मगर नैतिकता भी तो अपनी है। हाँ, लोगों को खेलना है ना। लोगों देखो ये वही बात हो गई, सिगरेट आप बैन महंगा, कितनी सिगरेट महंगी हो गई? 10 गुना हो चुकी है पिछले कई सालों में। 10 साल में 10 गुना हो गई सिगरेट। ठीक है, 4 रुपए की सिगरेट 40 की हो जाएगी, 2 रुपए की सिगरेट 20 की हो गई है ना। जो कौन सी आती थी, मुझे मैं नहीं पीता, लेकिन कोई भी गोल्ड ओल्ड जो कहते हैं वो, तो 2 रुपए वाली सिगरेट 20, 25, 30 पहुंच गई होगी। जब 30 हो गई तो भी लोग पी रहे हैं, और उतनी ही पी रहे हैं, क्योंकि लोगों की कईयों की इनकम बढ़ी, कई जो नहीं हो सकता तो बीड़ी पे शिफ्ट हो गए। लेकिन जिसको नशा करना है वो करेगा। मेरा क्या कहना है, जागरूकता की कमी, अवेयरनेस तो इंडिया में फाइनेंशियल अवेयरनेस और बेसिक सोशल अवेयरनेस बहुत कम है। सोशल अवेयरनेस मतलब जिंदगी कैसे जिए। बहुत सारे लोग आज यूट्यूब चैनल पे सिखाते हैं कि जिंदगी कैसे जिए। मैं मानता हूं पर्सपेक्टिव है, किसी का नजरिया सही है, किसी का गलत है, आप सबकी सुनो, करो अपने मन की, लेकिन सीखने को बहुत कुछ है। उसी तरीके से शेयर बाजार में भी सीखने को बहुत कुछ है। कोई गलत बता रहा है, कोई बोल रहा है रिस्क ले रिस्क ले, कोई बोल रहा है कम रिस्क ले, तो आपको क्या करना है? वो जो रिस्क ले बोल रहा है उससे क्या होगा आपको पता होना चाहिए ना, और कम रिस्क लेने से क्या होगा आपको पता होना चाहिए। तो आप बोल रहे हो यार मैं लंबा कैसे टिकूंगा, शेयर बाजार में कम रिस्क लेना सही है। हाँ, तो सही बात तो कम रिस्क लेना है, लेकिन रिस्क तो है ही शेयर बाजार में, जीरो रिस्क तो नहीं है ना। तो हर चीज, दो तरह के लोग हैं, एक बहुत रिस्क लेके जीवन जी रहे हैं और एक मॉडरेट रिस्क लेके लंबा खींचना चाहते हैं, जो बोलते हैं भाई मैं ज्यादा नहीं करूंगा लेकिन थोड़ा थोड़ा करते रहो। सर हाई रिस्क लॉन्ग रन या हाई रिस्क शॉर्ट रन क्या होता है? हाई रिस्क में आपका रन जो है वो शॉर्ट रहेगा। हाई रिस्क शॉर्ट रन, हाँ, लो हाई रिस्क में या मॉडरेट रिस्क लॉन्ग रन। हाई रिस्क में लंबे नहीं चलोगे, मॉडरेट रिस्क में आप खुश रहोगे, क्योंकि आप मॉडरेट रिस्क लोगे, क्योंकि बिना रिस्क के रिवॉर्ड नहीं है शेयर बाजार में। रिस्क लेना सर वो लाइफ में भी नहीं है, बिना रिस्क लाइफ में भी नहीं है। तो रिस्क रिवॉर्ड, यस डायरेक्टली अच्छा, लेकिन एक ऐसा नहीं कर सकते ना हर दिन जुआ खेलूंगा, अब तो मैं हर दिन अपने 50,000 रुपए लगाऊंगा जब तक मेरा अकाउंट नहीं खाली हो जाएगा। तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि जो ईगो ट्रेडिंग नहीं करनी है, ईगो ट्रेडिंग नहीं, कैलकुलेटिव ट्रेडिंग करनी है, कैलकुलेटिव लेनी है और रिस्क को समझना है। क्योंकि आप मतलब कहते हैं कि मैं एक सिंपल में बताता हूं, मेरी गलती क्या थी। मेरी गलती थी, मुझे लगता था कि मेरे पास 1 लाख रुपए अगर होते थे तो बैंक अकाउंट में सिर्फ 30 पैसे पड़े होते थे और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 1 लाख होते थे। मतलब बैंक अकाउंट में 54 नहीं है 58 नहीं है, 54 तो है। क्यों? मुझे लग रहा है हर आखिरी बूंद तक ट्रेडिंग अकाउंट में होनी चाहिए, क्योंकि उसी से पैसा बनेगा।
निचोड़ के बिल्कुल ट्रेड करूंगा। और ये चीज आज कर रहे हैं लोग, आज ये लोग कर रहे हैं, लेकिन कौन बताएगा? क्योंकि जो आए हैं 3-4 साल पहले वो खुद निचोड़ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उनका ट्रेडिंग भी वैसा ही है जैसे उनके शिष्यों का है, हाल वही है, क्योंकि रियल ट्रेडिंग उनको पता कैसे चले। मैं तो वही कहता हूं कि 3 महीने वाले को कैसे पता बच्चा कैसे पैदा करना है, उसके लिए तो 9 महीने लगते हैं। तो 9 महीने बाद ही तो पता चलेगा ना कि क्या दर्द होता है। जो बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, वो 9 महीने में अपना बच्चा भी नहीं पैदा कर सकता, उसके लिए हाँ। 30 साल लग जाएंगे उसको। करेक्ट। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि हर चीज मैच्योरिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ट्रेडिंग जो इंप्रूव हुई 2020 के, जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो 2020 के बाद मैंने जो ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट की वो ये थी कि मैं जो भी पैसे कमाता था, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं टोटल, मेरे पास सब अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट मिला के, उन 100 में से 50 ही अंदर होंगे ट्रेडिंग अकाउंट के, 50 बाहर होने चाहिए मेरे बैंक अकाउंट में। मुझे जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? पैसा। सब अंदर क्यों डाल के रखा हूं? मैं तो बोल रहा हूं, मैं ऐसा जुआरी हूं जो सारे पैसे से जुआ खेलूंगा। खाना भी नहीं देना मुझे, लेकिन मैं जुआ खेलूंगा पूरे पैसे से। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं 50 अपने पूरे पैसे लगाऊंगा तो मेरे पूरे पैसे 5 गुना पूरे पैसे होंगे, जो कि बहुत सारे होंगे। मुझे नहीं पता मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि पैसा बनाने की रेस जो है वो पागलपन से नहीं गुजरती है, वो गुजरती है मैच्योरिटी से। मैच्योरिटी ये कहती है हमेशा पहले अपने लिए पैसा बचा के साइड करो। अपने लिए पैसा बचाने का मतलब है कि कभी भी डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट, वरना सारे फूट जाएंगे अंडे, है ना? तो सिंपल है कि आधे पैसे बैंक में। क्यों आधे पैसे बैंक में? क्योंकि अगर मैं रिस्क लूंगा तो मैं आधे से ही ले रहा हूं, और वो रिस्क मेरा खाना पीना तो नहीं बंद करेगा, जीना तो बंद नहीं कर देगा। कल भी मैं सुकून से उठ पाऊंगा क्योंकि मेरा पूरा पैसा रिस्क पे नहीं लगा। तो मैंने एक रूल बना दिया था कि 50-50% रखूंगा। अगर मेरा ये 50% जो ट्रेडिंग अकाउंट में है, कल को मैंने अपना 50,000 रुपए, मान लो 50,000 रुपए मेरे बैंक में है, 50,000 रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में है। जो ट्रेडिंग अकाउंट वाला पैसा है वो तो ऊपर नीचे होगा, क्योंकि मैं ट्रेड कर रहा हूँ। कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। तो अगर वो कल को 50,000 1 लाख हो गया, तो अब मेरे पास टोटल कितने हो गए? 50-50-50 1.5 लाख। अब इससे 25,000 मैं बाहर निकाल लूंगा। तो इसको बैलेंस करता वॉरेन रहूंगा। बफेट की जो थ्योरी है कि भाई 100% पैसा आप मत डालो, आप उसे डिवाइड करो। डिवाइड कर कुछ पैसे से आप करंट ट्रेड करो, कुछ पैसे अपने सेविंग में रखो, कुछ फिक्स सेविंग में करो, मतलब जो उनका रूल है। आई थिंक ये बहुत सही है, लेकिन वॉरेन बफे ने जो थ्योरी बताई है वो इन्वेस्टिंग के लिए, इन्वेस्टर माइंडसेट के लिए की थी। लेकिन ये जो माइंडसेट आया ट्रेडिंग वाला और रिटेल की इतनी पागलपन वाली गैम्बलिंग वाली ट्रेडिंग, ये बहुत बाद में आया। नहीं, इन्वेस्टर और ट्रेडर में डिफरेंस क्या है? इन्वेस्टर होता है जो इस चीज पे इन्वेस्ट करता है, जो एक एसेट है काइंड ऑफ, जैसे कंपनी का शेयर, गोल्ड, सिल्वर। तो वो जब इन्वेस्ट करता है उसको अभी नहीं चाहिए रिटर्न, वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल वेट कर सकता है। ट्रेडर को जो करना है काम, उसका काम होता है, उसमें होती है कुछ कहते हैं एक्सपायरी। तो एक्सपायरी का मतलब है कि अगर आपने आज 100 रुपए की चीज ली, तो अगर मार्केट ऊपर गया तो वो 100 हो सकता है 200 चला जाए। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया, आपने सोचा था ऊपर जाएगा लेकिन नीचे गया, तो 100 रुपए जीरो हो जाएगा। स्टडी कैसे की जाती है? स्टडी करने का सिंपल तरीका है कि पास्ट पैटर्न्स को जाते हैं, देखते हैं, बहुत डिटेल कैंडल स्टडी करते हैं, हाँ, चार्ट स्टडी करते वो हैं। यहाँ पे आई थिंक हम बहुत डिटेल में नहीं समझा पाएंगे, लेकिन सिंपल है। आपको ड्राई रन कहते हैं ना, कि मैं गाड़ी चलाने के पहले गाड़ी को चलाना कैसे है उसको मैं ड्राई रन, रोड पे नहीं, उसको प्रैक्टिस करूंगा। तो उस टाइप से डेमो अकाउंट्स होते हैं जहां पे आप ट्रेड करो, प्रैक्टिस पेपर करो, करेंसी से। पेपर ट्रेड कर लो, या पेपर लेके लिख लो कि यहाँ पे मैंने खरीदा, यहाँ पे बेचा, मेरे हिसाब से ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं ये बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, पर्सनल क्वेश्चन है, नॉर्मली व्यूअर्स को रहता है, पैटर्न रिपीट करते हैं? पैटर्न रिपीट्स इटसेल्फ। पैटर्न Pattern रिपीट repeat होते हैं, लेकिन रिपीट होने पे सेम बिहेवियर आएगा नहीं आएगा, वो बड़ी बिग मनी, जैसे मैंने कहा, जो बिग फिश, बिग वेल्स है, वो बोलेंगी अच्छा सबके सब ये सोच रहे हैं कि इस बार पैटर्न रिपीट होगा, इस बार इनको धोखा देता हूँ। तो बहुत ज्यादा अगर किसी के पास पैसा व्हाट है, दे कैन डू, बिग फिश क्या बिग करेगा? फिश व्हाट दे कैन डू, दे कैन वॉयलेट दिस पैटर्न। वॉयलेट मतलब दे कैन पुश। भाई कोई चीज गिर रही है, वो गिर रही है बाय नेचर, क्योंकि बाय मशीन। देखिए दुनिया की 70-80% ट्रेडिंग, ऑलमोस्ट 80% ट्रेडिंग चल रही है मशीन से। लोग नहीं ऑर्डर मार रहे हैं, मशीनें ऑर्डर मार रही हैं। मशीनें कैसे ऑर्डर मार रही हैं? उनको बता दिया गया है इतने डिग्री पे इतना इतना इतना, ये लाइन, इतने में आएगा तो कैलकुलेशंस, एवरीथिंग इज मैथ। तो बता दिया गया है यहाँ पे आएगा तो बाय करना है, 20% 30% यहाँ से बाय करना है, और यहाँ पे आया तो दम लगा के बाय करना है, यहाँ से अगर ऊपर उठे तो यहाँ पे सेल करना शुरू कर देना है। तो सब कुछ मैनुअल नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। रिटेलर जो है, हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग मैनुअल ट्रेड करते हैं। अब अगर कोई आदमी बैठा है और बोल रहा है कि, या उसके लिंक है ट्रंप से, अच्छा ट्रंप मारो ट्वीट,
कि डील होने वाली है, तो बन रहा था पैटर्न कि नीचे जाएगा, और वहीं पे आ गया ट्रम्प का डील का न्यूज, ऊपर वॉयलेट हो गया। तो वॉयलेट जब होता है पैटर्न, उसके पीछे पावर होती है दो, या एक न्यूज होता है या पैसा होता है। आज के समय में ट्रम्प एक बहुत बड़ा पावर है, जो खबरें उड़ा उड़ा के, क्योंकि नहीं बोले, झूठ बोल रहा था कि डील हो गई, फिर डील नहीं हुई, फिर डील हो गई, फिर डील खुल गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, फिर बोलता है बंद हो गया, फिर हमने ब्लॉक कर दिया, तुमने ब्लॉक, ये सब बहुत हुआ ना पिछले एक What महीने do you में। think about Trump? Is he fool? Is he a good leader? ट्रम्प इज ए मैनिपुलेटिव मार्केट मेकर। मुझे लगता है कि ये मार्केट, स्टॉक मार्केट के लिए सारा खेल करता है। ट्रम्प बिजनेसमैन है, ठीक है, ही इज फुल टाइम बिजनेसमैन, पार्ट टाइम प्रेसिडेंट, मेरे हिसाब से फुल टाइम ट्रेडर है वो। क्योंकि आपको बता दूं मैं, वो शेयर बाजार को हिलाने वाले एक्शंस लेता है। वो देखता है शेयर बाजार गिर रहा है, गिर रहा है, जैसे आज मैं आपको बोलता हूँ, आज शेयर बाजार कल से गिर रहा है, तेल उठ रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ ऐसा अगले 12 से 24 घंटे में बोलेगा, जिससे ऑयल भड़ाम से गिरेगा और शेयर बाजार भड़ाम से ऊपर उठेगा। मुझे लगता है ऐसा कुछ करेगा वो, जो मुझे अंदेशा है। तो ट्रम्प मार्केट मैनिपुलेट करता है, और जो ये पूरा ईरान का इशू है, ये मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल के कहने पे हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण बहुत लंबे समय तक पूरी दुनिया परेशान रहने वाली है, और बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि इसको स्टार्ट करना एक गलती थी, और अब स्टार्ट हो गया है, तो खत्म करना सिर्फ ट्रम्प के हाथ में नहीं है। यूएस कितना बड़ा प्लेयर है स्टॉक मार्केट में, ऑब्वियस सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया का बड़ा सबसे player बड़ा वही है। स्टॉक मार्केट है दुनिया में। अगर आप कहें तो सिर्फ एनवीडिया $5 ट्रिलियन का स्टॉक है एक। हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है इकोनॉमी, सब पूरा भारत, सिर्फ एनवीडिया है 5 ट्रिलियन। ये बदलाव आपको लाती क्या है। लगता है इंडिया में सिविल सोसाइटी बननी चाहिए, जो किसी पार्टी के लिए काम ना करे, जनता के लिए काम करे? क्योंकि आप बिल्कुल होना ग्लोबल चाहिए। मार्केट की स्टडी करते हो, आप ग्लोबल पॉलिटिक्स को स्टडी Yes. करते हो, आप अपना उसमें व्यू रखते हो, Right. तो क्या आपको क्या लगता है कि इंडिया में छोटी छोटी सिविल सोसाइटी बननी चाहिए, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम ना करे और जनता के लिए काम करे? ये तो सबसे अच्छा एक सॉल्यूशन होगा, आउटकम होगा, कि आपकी जब जनता पार्टिसिपेट करे सोशल वेलफेयर में, और सोशल डिसीजन को लेकर एक्टिव हो जाए, इतनी कि उसे पीड़ा हो, दर्द हो, कि अच्छा हुआ तो ठीक, बुरा हुआ तो हम आएंगे, हमें बुरा लग रहा है हम आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। आज के समय में लोग बहुत स्टैग्नेंट हो चुके हैं। मैं बताऊं उसके कारण है, जो माँ बाप हैं वो एक शहर में हैं, बच्चे दूसरे शहर में जा चुके हैं। हमारे यहाँ कल्चर सिंपल है, अगर हम हिंदी हार्टलैंड की बात करें तो हमारे यहाँ तो यही कल्चर है कि बच्चे जैसे ही 12th पास करेंगे तो कोचिंग करने चले जाएंगे, और अगर इंजीनियरिंग कर ली तो जैसे ही वो करेंगे उसके बाद दूसरे शहर में चले जाएंगे। तो कुल मिला के माँ बाप यहाँ अकेले हैं, जो अपनी एज और अपनी हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे हैं। बच्चे वो हैं जो अपनी सैलरी, अपने ग्रोथ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि विदेशों में अगर आप जाएंगे तो मैंने बहुत रेयरली देखा है कि लोग अपने होम टाउन को जल्दी छोड़ते हैं। वो माँ बाप का घर 16 साल में छोड़ देते हैं, लेकिन रहते उसी टाउन में हैं, अलग से स्टैब्लिश होते हैं, माँ बाप उन पे इंटरफेयर नहीं करते, बच्चे अपना खुद का जो भी आगे करना है वो डिसाइड करते हैं। तो इस तरीके का कल्चर है, लेकिन एट द सेम टाइम माँ बाप, मैं ये मानता हूँ हमारी सोसाइटी में माँ बाप और बच्चों की दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, जो कि अगर ईज़ी हो, और ईज़ी होने का सिर्फ एक ही तरीका है, हर प्रदेश में विकास बराबर हो, हर शहर में ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटीज़ हो। बहुत मौके हैं, आपको लगता होगा कि मौके नहीं है, जिस देश में हॉस्पिटल्स की कमी है, जिस देश में अच्छे स्कूल और कॉलेजेस की कमी है, जिस देश में हाई स्पीड इंटरनेट की कमी है, मतलब कहाँ 100 कितना, अभी हम लोग कितने 300-400 एमबीपीएस में है, यहाँ पे 10 टीबीपीएस और कितने टेराबाइट चल रहा है अभी जापान में और बड़ी-बड़ी जगह। हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन हम अभी बिगिनिंग में भी नहीं है। बिगिनर्स जो होता है ना, बिगिनर्स किताब, हम अभी बिगिनर किताब हैं इस पूरे डेवलपमेंट के जो इकोनॉमिक्स चल रही है पूरे वर्ल्ड की, उसमें एआई में हम कहाँ हैं, आप बताइए? कहीं नहीं है। कहीं नहीं। एआई ने छीका तो हमारे एजुकेशन में कहीं नहीं है। एआई ने छीका तो हमारे यहाँ 10,000 20,000 नौकरियां चली गई। अभी आपको बता दूं कि क्लाउड करके है, एंथ्रोपिक करके कंपनी है, वो ऐसे ऐसे मॉडल निकाल रही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक आपातकाल मीटिंग की थी कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो कोई भी खड़े खड़े हैक कर लेगा। इतना कमजोर सिस्टम है कि एआई उसको ब्रीच कर देगा, ब्रेक कर देगा। कैन यू बिलीव? तो एआई क्या करने वाला है इसका तो अंदाजा भी नहीं है हमें। सर, मुझे बात करके आपसे ये अंदाजा लगा कि जो शेयर मार्केट है उसके दो पैर हैं, पहला पॉलिटिक्स, दूसरा मीडिया। एम राइट? इंफॉर्मेशन कहेंगे उसको, मीडिया नहीं कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे, और पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब आपका देश कौन चला रहा है, कितने अच्छे से चला रहा है, आपकी इकोनॉमी किस दिशा में जाएगी वो।
तो इकोनॉमी एक पैर है और दूसरा पैर है उसका डेटा, जिस डेटा पे चलती है। क्योंकि इकोनॉमी चलती है, इकोनॉमी के बहुत सारे पैर होते हैं, जैसे कि भाई हमारा इंपोर्ट कितना, एक्सपोर्ट कितना, रोजगार कितना, और ये सारी चीजें। तो हर चीज मैटर करती है जब स्टॉक मार्केट आगे जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में होती है कंपनीज, कंपनीज चलती हैं लोगों से, और लोग कमाते हैं पैसा, कंपनियां कमाती हैं प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट का हिस्सा देती हैं। अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो रोजगार नहीं होगा। तो सारा कुछ कनेक्टेड है, और अगर एक कंपनी अच्छा करती जाएगी तो शेयर बाजार भी अच्छा करता जाएगा, और शेयर बाजार तभी अच्छा करेगा जब देश अच्छा करेगा। तो देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। देश में अब जैसे हमारे यहाँ तेल की प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और मुझे लगता है कि जब कोई नया आदमी सीखना चाहता है, तो उसे इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग जो मैं करता हूँ, वो सिर्फ़ ट्रेडिंग नहीं है कि बटन दबाना है। जानना कि मैं क्यों ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, कहाँ पे खरीदना है, कहाँ पे निकलना है, देश की क्या हालत है, इकोनॉमी की क्या हालत है, ये सब जानने से आप एक बेटर ट्रेडर बनते हो। तो एक पॉलिटिशियन का ट्वीट या एक न्यूज़ में आई हुई खबर क्या शेयर को इम्पैक्ट कर सकती है? क्योंकि हाइजेनबर्ग ने बहुत ज़्यादा आई थिंक अडानी को हिंडनबर्ग चोट वाला दी जो थी। केस था, हिंडन उससे वाला। अडानी स्टॉक्स काफ़ी पिटे थे, शेयर बाज़ार भी गिरा था, क्योंकि अडानी को खूब सारे लोन्स बैंकों ने दिए थे। तो वो चीज़ डेफ़िनेटली इम्पैक्ट करती है। राइट नाउ अगर आप देखें तो ट्रम्प ट्वीट करता है तो उससे पूरे शेयर बाज़ार ऊपर-नीचे होता है, क्योंकि ट्रम्प के ट्वीट के बाद तेल जो है ऊपर-नीचे होता है। तो ट्वीट से, मैसेज से, पावरफुल पॉलिटिशियन के हरकतों से, या बहुत बड़े बिज़नेसमैन के अच्छा या बुरा करने से शेयर बाज़ार में बहुत फ़र्क पड़ता है। बट आई होप आपसे बात किया मुझे बहुत अच्छा लगा। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ यंग 25 ईयर ओल्ड गाय, मुझे शेयर में आना चाहिए, या मुझे आई थिंक थोड़ा बहुत पढ़ाई-लिखाई करनी चाहिए इस एक विषय में, ताकि मैं अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट कर पाऊँ, वो करेक्ट, मेरे फ्यूचर के लिए रहे। करेक्ट। बट सर आप एक बात ये बताइए कि जैसे मैं एक बंदा हूँ, हुँ, आपने अभी कुछ समय पहले मुझसे भी ऑफ द कैमरा बात की थी कि मैंने एक अकाउंट स्टार्ट किया अपना 10,000 रुपीज़ से, हुँ। और उसमें लगभग मैं भी 8 लाख रुपए बना चुका हूँ। 20,000 से शुरू किया था, 20-25 हज़ार से, और अभी वो करीब-करीब 8 लाख के आसपास है, कितने समय में? 40-50 दिनों में। 40-50 दिनों में? यस। तो भाई यहाँ पे तो ये ना आपने 25,000 से स्टार्ट किया, आपने 8 लाख रुपए बनाए, तो उसके पीछे आपकी वर्षों की जो मेहनत है, जो स्टडी है, वो इसलिए आप बना पाए। एक्सपीरियंस मैटर कर रहा है मेरे केस में, लेकिन अगर कोई नया आदमी भी होता तो उसको क्या करना है, उसको एक्सपीरियंस्ड आदमी का प्रोसेस रिपीट करना है। देखिए, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट में 90% लोग पैसा गँवाएँगे। जैसे दुनिया में 90% लोगों के पास 10% पैसा है, 10% के पास 90% पैसा है। उसी तरीके से शेयर बाज़ार में 90% लोग जो हैं वो पैसा गँवाते हैं, 10% बनाते हैं, और वो 10% जो पैसा होता है वो 90% का पैसा 10% के पास शिफ्ट होता है। वॉरेन बफे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही थी कि स्टॉक मार्केट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे पैसा पेशेंट आदमी के पास आता है इम्पेशेंट से। जो आदमी इम्पेशेंस मतलब जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, उसका पैसा उसके पास जाता है जो अपने पेशेंस को रखता है। धैर्यवान के पास धैर्यवान पैसा के पास रहेगा, पैसा जाता है। जो हाँ, धैर्यवान नहीं है वो अपना नहीं है पैसा उसका गवा पैसा देगा। गवाएगा, सिंपल। मतलब मार्केट में किसी भी लड़के नेट को आना पैसा है। नेट पैसा बराबर है। ₹100 आए हैं, 100 में से ₹80 20 के पास जाएँगे और ये 80% ज़ीरो हो जाएँगे। ये खाली हो जाएँगे। ये ट्रेडिंग है। तो हम इस ट्रेडिंग में जब इतने कठिन वॉर में हैं तो तैयारी करके तो आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 25,000 रुपए लेके आज शेयर स्टार्ट करता हूँ, शेयर हुँ, मार्केट में आता हूँ। हुँ। पहला स्टेप मुझे क्या करना चाहिए? पेशेंस, मैंने बिल्कुल माना कि मुझे पेशेंस रहना है, मुझे पैसा गंवाना नहीं है, रिस्क ट्रेडिंग नहीं करनी। बट फर्स्ट शेक मुझे क्या करना है? मतलब पहला 25,000 सबसे है। पहली चीज़ है ये जानना, अगर किसी ने कभी कुछ किया है, अच्छा, आपने देखा कि इसने पैसे बनाए, जैसे मैंने बताया कि मैंने 20-25 हज़ार से मैंने बनाए करीब साढ़े 7-8 लाख। अब वो पैसे जो मैंने बनाए, वो मैंने बहुत कम कैपिटल से बनाए, तो मैंने इनिशियली बहुत ज़्यादा रिस्क लिया, फिर उस रिस्क को धीरे-धीरे कम किया। तो मैंने जो ये सारा प्रोसेस किया, ये मेरा, क्योंकि मैं 2008 से मार्केट में हूँ, तो 2008 में मैंने ये ट्रेडिंग नहीं सीखी, क्योंकि ये क्रिप्टो ट्रेडिंग मैं जो बता रहा हूँ करता हूँ। हो सकता है क्रिप्टो ट्रेडिंग होती या इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग होती या गोल्ड की ट्रेडिंग होती या सिल्वर की होती या किसी भी चीज़ की होती, ऑयल की भी ट्रेडिंग होती, कोई भी ट्रेडिंग होती है। लेकिन जब मैं आज ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं इन 17 सालों में एक-एक छोटी-छोटी चीज़ें जो सीखता गया, जिन्होंने मुझे धोखा दिया, जिन्होंने मुझे सिखाया, पटका, फिर मैं उठा, फिर मुझे पटका। तो बार-बार मैंने जितने धोखे खाए मार्केट में, क्योंकि मार्केट में क्या होता है ना कि एक बड़ी पावरफुल व्हेल है, जो दूसरी साइड की पार्टी, जिसको मैंने कहा, जिसके पास पैसा भी ज़्यादा है, उसके पास कंप्यूटर है, उसके पास एल्गोरिदम्स है, उसके पास एआई का पावर है, और हम अकेले आदमी, हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है। हम मुँह उठा के आएँगे और सोचेंगे कि मैं भी 25,000 से 8 लाख क्यों नहीं कर लूँगा? नहीं कर पाओगे, क्योंकि 8 लाख वो मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो 16-17 साल का जो एक्सपीरियंस है, वो उस एआई के लेवल का काम कर पा रहा है। और उस एआई के लेवल का काम कर रहा है, वो तो कर ही रहा है। साथ ही साथ जहाँ पे सबसे ज़्यादा एआई क्या है? एआई के पास इमोशन नहीं है, मेरे पास इमोशन है। इमोशन कहते हैं बुराई भी है उसमें,
और अच्छाई भी है। तो मैं उस इमोशन को थोड़ी बेटर यूज कर पाता हूँ बाकियों के कंपैरिजन में। साथ ही साथ वो स्किल यूज कर पा रहा हूँ जो 16-17 साल में मैंने एक्वायर की हैं। वो गलतियां जो हैं उनको नहीं दोहराता हूँ, तो ही मैं ये कर पाता हूँ। तो अगर आपको यहाँ पहुंचना है तो आपको उन 16-17 सालों को शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जीना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, ताकि आप वो चीज रिपीट कर पाओ। और वो चीज आप तभी कर सकते हो जब आप मुझे जेन्युइनली फॉलो करोगे और आप डेफिनेटली एक एक प्रोसेस को, एक एक बात को। मैं यूट्यूब लाइव करता हूँ 1-1.25 घंटे का। एक लड़का बोलता है सर आप ये लंबा वीडियो क्यों बनाते हैं, 15 मिनट में बना दिया करिए। तो मैंने कहा अगर मैं 1.25 घंटे का वीडियो बना रहा हूं ना, तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि तुम उसका एक एक मिनट ध्यान से सुनते जाओ, सुनते जाओ। मैं आपको बता रहा हूं, मैं यूएस के चैनल्स, ग्लोबल न्यूज चैनल, बिजनेस चैनल घंटों घंटों लगातार सुनता रहता था। मेरा क्या फायदा, ट्रम्प क्या बोलने वाला है उससे मुझे क्या, लेकिन मैं सुनता रहता था, एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट। मैं कह रहा हूं, मैं अगर आज भी मेरा टीवी चल रहा होता है, यूट्यूब चल रहा होता है, तो उसमें मैं सबसे ज्यादा क्या देखता हूं, ग्लोबल न्यूज, यूएस के फॉक्स न्यूज, सीएनएन, एमएसएनबीसी और ये सारे चैनल, ये देखता हूं। क्यों देखता हूं ब्लूमबर्ग, ये क्यों देखता हूं? हमारे देश का तो नहीं है, हमारे देश के बारे में बात भी नहीं करते। भाई मुझे ग्लोबल नॉलेज चाहिए उस लेवल का जो मेरे देश में किसी के पास ना हो। तो वो नॉलेज लेने के लिए मुझे एफर्ट डालना पड़ेगा ना। तो मैं जब चीज बता रहा हूं तो उसको सीरियसली लोग नहीं लेते और बोलते हैं मैं सफल क्यों नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे जैसे क्यों नहीं पैसे बना पा रहा। कैसे बना पाओगे? तुमको 1.25 घंटे का वीडियो 10 मिनट में चाहिए, तुम्हें 10 साल की शॉर्टकट सफलता 1 नहीं है साल कोई। में चाहिए, और कोई शॉर्टकट यहाँ नहीं है। यहाँ शॉर्टकट जो ढूंढने आया है वो इंसान अपने अच्छे दिनों को शॉर्ट करके गया है। उसके, अगर आप बोल रहे हो 10 साल में बर्बाद होना था, वो 2 साल में बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस देखिए, पेशेंस एक बिहेवियर है ना, पेशेंस है या नहीं है। पेशेंस अगर तुम्हारा वीडियो देखने में नहीं है तो तुम्हारा ट्रेड में बैठने में कैसे होगा? पेशेंस तो पेशेंस है, नेचर तो नेचर है। तो नेचर इंसान का उसका रिजल्ट डिसाइड करता है। तो जो आदमी जितना सबर वाला आदमी होगा, जितना ज्यादा बैठा शांत अंदर से काम है, एकदम बुद्धा होगा, वो आदमी उतना अच्छा करेगा ट्रेडिंग में। ये मेरा पिछले 17 साल का एक मोरल रहा है, एक लेसन रहा है कि जल्दीबाजी मत करो, आराम से सीखो, हैप्पी। इत्मीनान से सीखो। और अगर कोई सिखाने वाला अच्छा मिले तो उसके एक एक मिनट को करोड़ों की वैल्यू देके सुनो, क्योंकि वो हर मिनट वैल्यूबल है। आप अपने चैनल का नाम प्लीज नेम उसे मेंशन करें, क्या है जी। आपके चैनल का नेम? मेरे चैनल का नाम है सुपर ट्रेडर लक्ष्य। सुपर ट्रेडर लक्ष्य, सुपर सुपर ट्रेडर लक्ष्य नाम से यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी है मेरा चैनल है। तो मतलब आपकी जितनी भी क्लासेस आती हैं, जितनी भी आप लाइव करते हैं, सुपर ट्रेडर लक्ष्य नाम से चैनल है। वहां पे मैं अपने यूट्यूब लाइव्स करता हूँ, वीडियोस डालता हूँ एजुकेशन के, सिखाने वाले लोगों के, और रेगुलर बनाता रहता हूँ ताकि लोगों को, क्योंकि मार्केट हर दिन हिल रहा है ना, तो हर दिन लोगों को गाइडेंस चाहिए, तो वो भी मैं वहां पे प्रोवाइड करता हूँ। आप अंत में अपने घर के यूथ को, अपने घर की जनता को, अपने घर के बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, विंध्य के बच्चों को क्या मैसेज आप सबसे देना पहली बात चाहेंगे? है कि विंध्य में मेरा ये पहला पॉडकास्ट है आपके ओह साथ। सर, और थैंक यू, इसीलिए थैंक मैंने यू, ये आपने करना हमें चाहा, ठीक है, क्योंकि मुझे विंध्य में, मैं हमेशा क्यों आता हूँ, मैं कभी भी कोई मुझसे पूछता है आप कहाँ से हो, मैं बोलता हूँ मैं सतना से हूँ। ठीक है, कोई बोलता है आप रीवा से हो क्या, मैंने कहा हाँ रीवा से भी हूँ, क्योंकि मैंने रीवा में आधी पढ़ाई की है, आधी सतना में की है, मैं यहीं का हूँ। तो मुझे खुशी तब होगी जब हमारे यहाँ का जो युवा है वो एजुकेटेड रहेगा फाइनेंशियल चीजों के बारे में, वो कम लॉस खाएगा, वो समझेगा कि रियल गेम क्या है शेयर बाजार का। क्योंकि आप माने ना माने, आज नौकरी की सैलरी से कोई खुश नहीं है। हर आदमी एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए कहाँ जा रहा है? शॉर्टकट की तरफ जा रहा है। तो मैं ये मानूंगा कि अगर रीवा सतना का कोई भी आदमी देख रहा है तो वो एक मैच्योर 16-17 साल के एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर की बात सुने, समझे, अच्छा लगे तो फॉलो करे, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कुछ सिखा पाऊँ ना सिखा पाऊँ, लेकिन ये तो आपको जरूर सिखा सकता हूँ कि किस तरीके से आप पैसे ना गवाओ। क्योंकि इंसान जो पैसे नहीं गवाना, कैसे कैसे आपको नहीं गवाना है, वो सारी चीज जिसको पता है वही पैसे बना पा रहा है शेयर बाजार में। तो सतना रीवा के लोग जो भी हैं वो मैं बस ये कहूंगा कि जुड़े रहें, नॉलेज लेते रहें और जल्दबाजी ना करें, किसी भी शॉर्टकट में ना फंसे कि कोई बोले कि भैया मुझे दे दो पैसे, मैं तुम्हारे डबल कर दूंगा, आपको कोई फोन कॉल आए मैं आपको टिप्स देता हूं, इस पे पैसे लगा दीजिए, उसमें मत फंसे। ये सब कुछ स्कैम है। जो आपको कॉल कर रहा है वो आदमी सिंपल है, आधों को बोलता है कि नीचे की तरफ खेलना है, आधों को ऊपर की तरफ, जो सही हो गए उनको एडवाइजरी ट्रेडिंग, एडवाइजरी वाली। तो ये सब फ्रॉड है, इन सब से बचें, क्योंकि इस फ्रॉड में हमारे क्षेत्र के लड़के भी बहुत सारे फंसते हैं।
मैं चाहता हूं पूरे देश के लड़के ना फंसे इसमें, और फोकस सिर्फ एक है, अगर पैसा शेयर बाजार में कोई बना रहा है तो मेहनत से ही बना रहा है। ये फोन कॉल में जो बोलते हैं आपको, ये सिर्फ एक मैथमेटिक्स का गेम खेलते हैं कि आधों को बोलेंगे ऊपर जाएगा, आधों को बोलेंगे नीचे जाएगा, जो सही हो गए उनको फोन करके उनसे फिर बोलेंगे आप बड़ा पैकेज ले लो, और बड़े पैकेज में फिर आपको और पैसे मांगेंगे, और नेट नेट धीरे धीरे ये 100 लोग अगर उठाएंगे, 100 के 100 बर्बाद होके ही छोड़ेंगे, और इनके सारे पैसे कहाँ जाएंगे? इनकी जेब में, जो आपको कमीशन प्लीज मिलता है। एडवाइजरी ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट ना करें। एडवाइजरी से आप खुद बचें, सीखो, खुद फर्जी करके एडवाइजरी सीखो। से बचें। बहुत मतलब आप ये समझ लो, अगर आपको कॉल आता है तो 10 में से 9 कॉल फर्जी हैं। तो अगर आपके पास कॉल आया है, आपको कोई बोल रहा है शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है, हम सिखाएंगे, टोटल फर्जी है, आप उसको तुरंत काट दें। आजकल फ्रॉड भी बहुत चल रहा है। एक ही चीज आप कर सकते हो जो सेफ है, आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, खुद से यूट्यूब पे जाओ और वहां पे जेन्युइन ट्रेडर से ट्रेडिंग सीखो, और धीरे 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 आगे बढ़ने की सोचो। कोई शॉर्टकट इस फील्ड में नहीं है। डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं? सिंपल सा डीमैट अकाउंट का लिंक होता है, तो आप खोल सकते हो। कोई भी खोल सकता है। कोई भी खोल सकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप दे देना तो कोई भी खोल लेगा। अच्छा, तो आपने इसमें प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है। हाँ हाँ, बट आई होप सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है सामने पैसा 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 बैठा हुआ है। पैसे से ज्यादा मैं मानूंगा कि एक्सपीरियंस और कड़वा सच सर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सच कभी भी प्यारा नहीं लगेगा। अगर कोई आपको प्यारी डील दे रहा है तो पक्का उसके पीछे कुछ गड़बड़ है, तो बच के रहे। सर वही बात है, शुगर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बट अच्छी लगती है। हाँ। जो शॉर्टकट है शेयर मार्केट के, हानिकारक है, मगर शुरू में अच्छे बिल्कुल। लगते हैं, बट हैं तो हानिकारक ही। बिल्कुल। और सर ब्लैक कॉफी एज यूजुअल जो हम थैंक यू। पी रहे हैं सर, ये कड़वी है बट स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। तो आपकी जो टिप्स है, हो सकता है ऐसा सुनने के बाद लगे कि नहीं बहुत लॉन्ग प्रोसेस यार, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट लॉन्ग टर्म में वही साथ देगी। बिल्कुल। तो सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा जितने भी लोग अपने क्षेत्र के हैं, भाई का चैनल सब्सक्राइब करें और फॉलो करें इनको। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे चल के बहुत अच्छा कंटेंट भी ले आएंगे। तो डेफिनेटली मेरी बेस्ट विशेस है, और सतना रीवा के लोग हम लोगों से जुड़े रहें। डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, देश का मतलब अपनी जगह का नाम रोशन करेंगे पूरे देश में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।